Very good morning to all of you. Welcome to the class. Apologies for the background noise that is going to irritate you throughout the video. Yes, this one. Okay, let's start with the revision. So बच्चा, हमने चैप्टर 4 जो है वो सीधा यूनिट 2 से चालू किया था एंड वहाँ पे हमने देखा था हाउ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई हैपन, ऑल्सो हाउ डू वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो यहाँ पे बच्चा हम देख सकते हैं कि हमारा जो ईपी है, दैट वाज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो हमारा EQ है दैट इज अवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. फिर हमने कहा था सिनेरियो क्या है कि भाई सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड अगर बढ़ता है और घटता है तो क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड अगर बढ़ता है या घटता है तो क्या इफेक्ट आएगा, एंड ये हमने यहाँ पे देखा था. देन अनदर सिनेरियो, डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई इज गोइंग डाउन, सप्लाई इज गोइंग अप. सो हमने देखा कि हाउ थिंग्स मूव व्हेन डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इज मूविंग. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा हमने और एक चीज़ देखी कि भाई जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है इट मूव्स टू द राइट, कभी भी कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो इट मूव्स टू द लेफ्ट. अभी डिमांड कर्व ऐसा है, राइट, डिमांड कर्व इज लाइक दिस, तो इसका लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, राइट ऐसे आ जाएगा. बट सप्लाई कर्व इज लाइक दिस, तो राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर जाएगा. ठीक है. देन बच्चा हमने किया देयर इज चेंज इन सप्लाई, देयर इज चेंज इन डिमांड, ओके, बट द चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड. दिख रहा है टॉप राइट कॉर्नर में मैंने कंडीशंस लिखी हुई है. ठीक है, देयर इज अ चेंज इन सप्लाई, देयर इज अ चेंज इन डिमांड, दोनों ही बढ़ रहे हैं. देखो उसके नीचे लिखा हुआ है दोनों ही बढ़ रहे हैं, एंड जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, डिमांड है वो कम बढ़ रहा है. इसमें मैंने आपको और एक नुस्खा बताया था. वो नुस्खा ये था कि जब भी डिमांड ऊपर नीचे होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइस उसी तरह मूव करेगा, एंड सप्लाई के ऑपोजिट मूव करेगा अगर सप्लाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. तो यहाँ पे सप्लाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, प्राइस विल गो डाउन. यस, क्योंकि सप्लाई इज गोइंग अप तो प्राइस विल गो डाउन. दे हैव एन इनवर्स रिलेशन. सर लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलते थे वो पॉजिटिव रिलेशन. अरे हाँ मेरा बच्चा, कौन मना कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा हूँ. ओके, व्हेन देयर आर चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड तब की बात कर रहा हूँ. ठीक है. देन नेक्स्ट सिनेरियो, बोथ आर इंक्रीजिंग बट नाउ डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर देन सप्लाई. ओके बेटू लाइट्स चालू कर देना. ठीक है. नाउ मैंने आपको कहा था कि डिमांड जैसे मूव करेगा वैसे ही प्राइस मूव करेगा अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. तो यहाँ डिमांड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. यस कैनेल ज़्यादा है डिमांड का मैग्नीट्यूड बच्चों. हाँ, तो प्राइस भी उसी की तरह मूव करेगा, देन सप्लाई इज गोइंग डाउन, डिमांड इज गोइंग डाउन, बट सप्लाई इज गोइंग डाउन मोर देन डिमांड. टॉप राइट कॉर्नर देख रहे हो ना आप लोग बच्चा. यस ये वाला, यहाँ से मैं सारी सिचुएशंस बता रहा हूँ. तो इन दिस केस हमें पता है कि सप्लाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ओके, तो इट विल अफेक्ट प्राइस, और हमें पता है इट इनवर्सली अफेक्ट्स प्राइस. तो सप्लाई इज गोइंग डाउन तो प्राइस विल गो अप. ठीक है, ऐसा मैकेनिकली याद नहीं रखने का, ये खाली नुस्खा बता के रखा है ताकि तुम्हारे पास लॉजिक भी हो और नुस्खा भी हो. हाँ, देन डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर गोइंग डाउन, डिमांड इज गोइंग मोर डाउन देन सप्लाई. डिमांड हैज अ हायर मैग्नीट्यूड, इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्राइस, तो प्राइस विल गो डाउन. आप देख सकते हो EP1 नीचे आ गया है EP से. यस बेटू. देन सप्लाई इज गोइंग अप, डिमांड इज गोइंग डाउन. अभी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गए, पहले सब सेम जा रहा था, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग मोर देन डिमांड. ओके, तो वी कैन सी वेरी वेल. अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है ना बच्चा, आप देख सकते हो कि इवन दो EQ थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, EP बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. क्या हो रहा है पता है, आप देखो डिमांड नीचे जा रहा है तो ऑलरेडी प्राइस नीचे जाता, ऊपर से सप्लाई ऊपर जा रहा है तो प्राइस और नीचे जाता है. तो टू थिंग्स आर अफेक्टिंग प्राइस इन द सेम वे.
डिमांड बाय गोइंग डाउन, सप्लाई बाय गोइंग अप, दोनों ही उसको अफेक्ट कर रहे हैं. तो इन दैट केस, ओके, देन सप्लाई इज गोइंग अप, डिमांड इज गोइंग डाउन. अगेन दोनों ही प्राइस पे इफेक्ट करेंगे एंड डिमांड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिमांड के डायरेक्शन में मूव करेगा एंड सप्लाई भी प्राइस को ही फेवर कर रहा है. मतलब सप्लाई ऊपर जा रहा है तो प्राइस नीचे ही जा रहा है, डिमांड नीचे जा रहा है तो भी प्राइस नीचे ही जा रहा है. एंड अगेन वी कैन सी दैट कि EQ में थोड़ा सा ही चेंज आया बट EP में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. ठीक है, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर वर्किंग ऑन इट, बोथ द फोर्सेस आर वर्किंग. ठीक है, ऐसा समझ लो बेटा, हम टग ऑफ वॉर खेल रहे थे. ठीक है, मैं एक जन को खींच रहा हूँ, तुम एक जन को खींच रहे हो, तो ऐसे वैसे होता रहता है. बट हम दोनों एक तरफ रह के उसको खींचेंगे तो इस तरफ ही आ जाएगा ना, राइट, दैट वे बच्चों. देन सप्लाई इज गोइंग डाउन, डिमांड इज गोइंग अप, अगेन बोथ विल हैव द अपवर्ड प्राइस. ठीक है, एंड वी कैन सी दैट सप्लाई इज गोइंग डाउन तो प्राइस विल गो अप, डिमांड इज गोइंग अप तो प्राइस विल गो अप. ठीक है, नाउ ये किसी का तो डाउट था इसलिए हमने वापस किया था, राइट. हाँ, तो दिस इज द रिपीट ऑफ व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, राइट बेटा. यस, ये हमने जो सबसे पहले किया था ना, ये वही दोनों ग्राफ्स है. आई थिंक किसी का तो डाउट था ना, हाँ, इसलिए हमने ये वापस बनाया था. ओके बेटू, चलो अब यूनिट 3 पे आते हैं. सर बट हमने तो यूनिट 1 भी किया था. बेटा यूनिट 1 में सिर्फ टाइप्स ऑफ मार्केट थे, बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ कंपटीशन, बेसिस ऑफ जोग्राफिकल रीजन, याद है. वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग पीरियड, सेक्युलर पीरियड. मैंने कहा था 5 to 25 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग सेक्युलर पीरियड कहते हैं. राइट बेटा, याद आ रहा है. ओके, तो वो हमारा यूनिट 1 था, उसमें सिर्फ टाइप्स ऑफ मार्केट एंड उनके क्वालिटीज थे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये वो सब हमें बताया गया था. मतलब हमको ये नहीं बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में अलग क्या होगा, मोनोपोली में अलग क्या होगा. उन्होंने क्या बोला था कि जब हम मार्केट का बाइफर्केशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, देन उसका टाइम पीरियड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या नहीं, परफेक्ट नॉलेज है या नहीं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, ऐसी सारी चीज़ें. ओके, देन वी कम टू यूनिट 3 जहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन आ जाता है. ठीक है, अब प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन किया था. परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको कहा था कि द फर्म इज अ प्राइस टेकर. ठीक है, प्राइस टेकर मतलब वो अपना प्राइस सेट नहीं कर सकता, जो इंडस्ट्री का प्राइस चल रहा है वो उसी को ले लेगा. ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, वेरी कॉमन फिनोमिनन. मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूं ना बेटा, तो टेक CA का मार्केट. ओके, CA कोचिंग और वट एवर. ठीक है, बिकॉज इंडिया इज सच अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. ठीक है, आप ऑलमोस्ट कहीं पे भी देखो अलग अलग तरह के क्लासेस है. देर इज वन पर्सन हु इज टीचिंग यू 2 सब्जेक्ट्स एंड डूइंग CA फाउंडेशन फॉर यू, वो अलग है. बट आई एम टेलिंग इफ यू सी प्रोफेशनल एकेडमी एंड इफ यू सी अदर क्लासेस दैट वर्क एट प्रोफेशनल एकेडमी का लेवल, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि ऑलमोस्ट सबकी फीस सिमिलर ही आती है, 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे. क्यों? क्योंकि इंडिया में प्राइस इज द बेसिस ऑफ ऑल द डिसीजंस, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, तुम 50 बच्चों के साथ बिठा दो चलेगा, ये कम करो. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, पीपल लव डिस्काउंट्स. अगर आप पहले से डिस्काउंट दे दोगे ना तो भी वो और मांगेंगे. ठीक है, और मांगेंगे. आई टेल यू, CA इंटर का ना इस बार का फीस वॉज 75. हमने ग्रैंड ओपनिंग डेज ऑफर रखा था जिसको हम कहते थे गॉड ऑफर्स. गॉड ऑफर्स में वी केप्ट द प्राइस एट 51,000. 75 का 51 कि भाई ओपनिंग ऑफर्स है सबको. 9 out of 10 parents asked us to give them further discount. Everywhere in the market it's 75, 70-80 के बीच में, and yet at 51 they asked us for further discount. तो इंडिया में ये कंज्यूमर बार्गेन का वो होता है. ठीक है, ये क्यों है आपको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर की यूटिलिटी कहाँ से आ रही है. आप उसको बेस्ट प्रोडक्ट दे दो बट अगर उसको बार्गेन नहीं दिया ना तो उसको मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी सूर्या का शर्ट है. ठीक है, तो यार तेरा शर्ट का कलेक्शन बहुत मस्त है सच्ची, तो इसे शर्ट लिया 1000 रुपीज़ का एंड ही लव्स द शर्ट, लव्स इट. ठीक है, बहुत मस्त फैब्रिक है, बहुत मस्त चीज़ है एंड एवरीथिंग.
तो इमेजिन इज हैप्पीनेस, ठीक है, टेलिंग हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज शर्ट। देन उसको पता चला कि ये शर्ट एक्चुअली 1200 का मिलता है, खाली 3 दिन के ऑफर में उसको 1000 का मिल गया। विल इट एड सिग्निफिकेंटली टू हिज फीलिंग्स अबाउट द शर्ट? यस। तुमको मजा नहीं आएगा, यार तेरे को पता है एक्चुअली तो 1200 का मेरे को 1000 का मिल गया, तुम बोलोगे कि नहीं? यस और नो? यस, दैट इज आवर मेंटालिटी। इसलिए आप अमेजोन पे प्राइस लिस्टिंग देखोगे ना तो हमेशा 51% डिस्काउंट, 49% डिस्काउंट, कुछ भी लिख के कुछ भी प्राइस चार्ज करने का। बट पीपल आर वेरी हैप्पी। अमेजोन पे लिख के आता है यू सेव्ड 70%, यू सेव्ड 50%। आप समझे? बट वो एक्सट्रीम केस है। तो अब अमेजोन पे डिस्काउंट मिलता है तो तुम्हें मज़ा नहीं आता है, तुम्हें पता है कि उसने ज़्यादा लिखा फिर कम में दे रहे हैं। गेट द पॉइंट? यस। तो हमारा जो फर्म है इज अ प्राइस टेकर। ओके, मतलब इंडस्ट्री ने जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेट किया, उसके हिसाब से जो प्राइस आया वही प्राइस फर्म चार्ज करेगा, और वही प्राइस उसका एवरेज रेवेन्यू, उसका मार्जिनल रेवेन्यू और उसका डिमांड कर्व बन जाएगा। सर डिमांड कर्व कैसे? बेटा इसी प्राइस पे XYZ क्वांटिटी डिमांड की जाएगी, कितनी भी क्वांटिटी डिमांड हो सकती है बट प्राइस यही रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज द डिमांड कर्व। ये एक पार्ट क्लियर? ठीक है, अभी बाकी दोनों समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। सो फर्स्टली अच्छा ये डिमांड का एक्सप्लेनेशन था। देखो हमने एक एग्जांपल लिया कि सपोज करो 10 रुपये पे 80 क्वांटिटीज मैंने बेचा तो 800 रुपये का जाएगा, 79 बेचा तो 790 का जाएगा। मुझे पता है मार्जिनल रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू, n-1, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आता है? 10। एवरेज रेवेन्यू देखते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 800 रुपये की 80 क्वांटिटी गई, तो आंसर क्या आया? 10। हेंस आप देख सकते हो बेटा कि हमारा एवरेज रेवेन्यू भी 10, मार्जिनल रेवेन्यू भी 10, प्राइस भी हमारा 10 और डिमांड कर्व भी हमारा 10 के लेवल पे बनेगा। डिमांड कर्व भी हमारा 10 के लेवल पे बनेगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस बच्चों? ओके। देन हमने नेक्स्ट चीज सीखा था कि भाई जो एक कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होती है उसको किधर तक प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब हाउ विल वी नो कि दिस इज द आउटपुट वेयर वी शुड स्टॉप, दिस इज द आउटपुट दैट वी शुड प्रोड्यूस। तो उन्होंने 2 कंडीशंस बताई थी, MR इज इक्वल्स टू MC, यस, एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। ओके, मैंने आपको इसका टेक्निकल वर्जन लिखवाया था कि द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n-1 इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n, मतलब जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और पीछे वाले का कम है, विच इज अगेन द सेम थिंग। ओके, नाउ हमने देखा कि जब वो A पे आता है ना तो क्वांटिटी QA वो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, बट एट दिस पॉइंट इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है सर, नॉमिनल प्रॉफिट तो होता ही है ना? हाँ बेटा, इकोनॉमिक प्रॉफिट है बट इट इज मिसिंग आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी टू मेक एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, क्यों? उसका प्रॉफिट का जोन तो ये है ना, उसका प्रॉफिट का जोन तो ये है। यस, आप देख सकते हो बेटा कि बिटवीन QA एंड QB, ओके, QA एंड QB के बीच में MC इज लेस देन MR, yes or no? MC is less than MR. If MC is less than MR, तो इन दैट केस बेटा आप प्रॉफिट बनाओगे ना? आप प्रॉफिट बनाओगे कि नहीं? यस yes. मतलब सर होता क्या इसका मतलब बेटा द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट एंड द रेवेन्यू गेट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। मतलब आपको बनाने का खर्चा अगर 90 रुपीज लग रहा है एक और एडिशनल प्रोडक्ट तो आपको उसको सेल करके 100 रुपीज मिल रहा है। आर वी क्लियर? यस, ओके। ओके, फिर हमने ये सब किया था, ब्रेक इवन पॉइंट इन ये वो। ओके, देन
हमको देखना था कि इन द शॉर्ट रन हम लोग प्रॉफिट्स बना रहे कि नहीं। इसको हमने ARAC अप्रोच भी बोला था। क्या बोला था? ARAC अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें यूज़ करनी होती है, MCMR एंड ARAC। ठीक है सर, MC इज मार्जिनल कॉस्ट, MR इज मार्जिनल रेवेन्यू। एक और प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट MC, एक और प्रोडक्ट बेच के मिलने वाला रेवेन्यू MR। एवरेज कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, ठीक है। एंड एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। यस बेटा, ओके, इतना हमको क्लियर है। नाउ हम लोग ने देखा था कि बेटा एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट, वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। हमारा AR कर्व है वो यहाँ से जा रहा है और हमारा AC कर्व है वो यहाँ पे है। तो AR इज हियर, AC इज हियर। इतना मेरा प्रॉफिट रीजन हो जाता है, बट सर हाउ डू आई नो आई हैव टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग हियर? इसलिए बेटा हमने MCMR वाला सिचुएशन लिया था। आप देख सकते हो कि MC कर्व इज कटिंग माई MR कर्व एट E। यस और नो? यस बेटा, एट E MC इज इक्वल्स टू MR। तो तुम्हें पता है कि ये ऑप्टिमम आउटपुट है, इससे ज्यादा या इससे कम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मेरे ऑप्टिमम आउटपुट पे रुक जाता हूं तो उस लेवल पे मेरा एवरेज कॉस्ट इधर आ रहा है और मेरा एवरेज रेवेन्यू इधर, तो ये बन जाता है मेरा प्रॉफिट रीजन, ठीक है। देन आई थिंक हमने बाकी दोनों बुक में ही किया था, जहां पे इफ इट इज लेस तो आई एम मेकिंग अ लॉस। बेटा हमने ये लिख लिया था ना, दिस पार्ट, हैड वी नोटेड इट डाउन? ओके ठीक है, पहले समझा देता हूँ, फिर रिमाइंड मी टू गिव यू टाइम फॉर दिस, ओके। अच्छा बेटा हम देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज नथिंग बट AC, ओके। सर हमें कैसे पता कि यहाँ का AC लेना है? बिकॉज बेटा एट दिस पॉइंट MC इज इक्वल्स टू MR, तो मेरा एवरेज कॉस्ट इतना है, मेरा एवरेज रेवेन्यू इतना है, तो ये बन गया मेरा प्रॉफिट रीजन। बेटा प्रॉफिट इसके पहले आएगा, मैं सिर्फ शेड करके दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट उस पॉइंट तक ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? यस। देन नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि भाई जहाँ MC इज इक्वल्स टू MR, वहीं पे AR इज इक्वल्स टू AC। देखो सब मिलजुल के शांति से एक ही पॉइंट पे रहते हैं, यस। इन दैट केस आई विल मेक नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट बेटा, जो हम फैक्टर पेमेंट करते हैं उसमें एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं ना, दैट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स क्या अज्यूम करते हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो रिस्क ले रहा है, वो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों के साथ डील कर रहा है, वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं until he is not sure of getting at least the normal amount of profit in return, okay। तो इन इकोनॉमिक्स इट इज assumed कि वो नॉर्मल प्रॉफिट तो बना ही रहा होगा, वरना he is rational, he will not do this production, he will not get into this economic activity. Are we clear? Yes, okay। then loss हो रहा है तो हाँ बच्चा देखो MR is equals to MC है, वहाँ AR is less than AC, ओके। तो जितना मेरा कॉस्ट है वो B है, जितना मेरा रेवेन्यू है वो E है, तो दिस बिकम्स माई लॉस। प्रॉफिट में उल्टा था, लॉस में उल्टा होगा, राइट बच्चा। फिर लॉन्ग रन में मैंने आपको कहा था कि इन द लॉन्ग रन अ फर्म विल ऑलवेज मेक नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा क्यों बच्चा? फॉर अ सिंपल रीजन, अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो ज़्यादा फर्म्स एंटर करेगी कि यार ये इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, इधर सब लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, चल हम लोग भी ये चालू करते हैं, ओके। एंड द सप्लाई विल इंक्रीज, डिमांड रिमेनिंग द सेम, द प्राइजेस विल गो डाउन, ईटिंग अप योर प्रॉफिट्स। अगर उल्टा होता है, मतलब लॉसेस हो रही है, तो जो भी इनएफिशिएंट फर्म्स है वो बंद हो जाएगी एंड दे विल एग्जिट,
तो सप्लाई विल डिक्रीज, इट विल मैच विद डिमांड एंड द प्राइजेस विल गो अप, गिविंग यू नॉर्मल प्रॉफिट्स. मतलब प्राइजेस नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल पे आ जाएंगे. इतना क्लियर है? यस. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें क्या याद रखना है कि लॉन्ग रन में खाली देखो, ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू आर, सॉरी, ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू. ठीक है. तो शॉर्ट रन में आप देखो बेटा, जो हमारा प्राइस है वो इधर है, मतलब दिस लाइन इज प्राइस. यस बच्चा. और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो यहाँ पे. तो आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स, बट इन द लॉन्ग रन it will come down to the price where all these are equal, and I will make only and only normal profits. आप देख सकते हो कि सप्लाई एडजस्ट हो जाता है और नया प्राइस निकल के आ जाता है. ठीक है. अच्छा कैनिल बेटू, ये S से S1 जो हो रहा है ना, S से S1, इज द सप्लाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. यस, इट इज इंक्रीजिंग. बराबर? यस. ओके, इतना क्लियर है? यस. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बेटा. ओके, ये हमको बता रहा है कि अभी लॉन्ग रन में इंडस्ट्री कहाँ पे इक्विलिब्रियम पाएगी. तो वेयर देयर आर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम, दैट इज देयर मैक्सिमाइजिंग profits. No firm has an incentive either to enter or to exit the industry because all firms are earning zero economic profit or normal profit. The price of the product is such that quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded by the consumers. ठीक है. Are we clear? Yes. तो जहाँ पे हमारे लॉन्ग रन के सारी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पे हमारा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा. क्लियर बेटू? एवरीबडी? यस. पक्का? ओके. चलो. हाँ बच्चा. AR&MR वाला कर्व का प्राइस डिटर्मिनेशन के हाउ दे आर डिटरमाइंड बच्चा? ठीक है. जस्ट टेल इट टू मी वंस वी पॉज फॉर अ ब्रेक. ओके बच्चों? Do you want me to explain it right now so that you're more comfortable with the chapter? Okay. All right. Now with that done, आगे बढ़ते हैं. Okay. Let's come to monopoly. Mono मतलब सिंगल. वेरी गुड. ठीक है. ये हमने 12th में किया है तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होगा. तो यहाँ पे चैलेंज कहाँ पे आएगा स्लीपी उर्वी? चैलेंज कहाँ पे आएगा अपने को? प्राइस डिटर्मिनेशन का. ठीक है. बाकी इट इज एवरीथिंग दैट यू नो. ओके. चलो. सो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नो क्लोज. हाँ बेटू. हाँ हाँ नहीं समझा वो वर्ड. मोनोपोली मतलब इंडियन रेलवेज. ओके. मोनोपोली मतलब इंडियन रेलवेज का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है. क्यों क्लोज सब्सटीट्यूट? मतलब दूसरा कोई ट्रेन जैसा ऑप्शन नहीं है. देर इज कैब, देर इज बस, देर इज फ्लाइट, देर आर सब्सटीट्यूट्स बट देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. सॉरी बेटो वो वर्ड मेरे को नहीं आता है. ओके. मेरी मम्मी वही बोलती है, तेरे को कोई भी लैंग्वेज ढंग से नहीं आती, क्या फ़ायदा. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती सब बोलता है बट कोई भी चीज़ ढंग से नहीं आती. थोड़ा कुछ एकदम पर्टिकुलर में बात किया तो गया तू. रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स. सो फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज में देयर इज़ अ लीगल रिस्ट्रिक्शन. यस, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है कि भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी रेलवे सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर सकती. राइट. प्राइस मेकर, राइट, रेलवे ही डिसाइड करेगा ना कि वो क्या प्राइस रखेगा. ओके. हाउ डू मोनोपोलीज अराइज? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी. जैसे कि अपना ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है
तो वहाँ पे जो नेचुरल रिजर्व्स है फॉर कोबाल्ट, आई थिंक कोबाल्ट का जो रिजर्व्स है दैट इज़ वेरी पर्टिकुलरली इन DRC ओनली. Because of that they have a monopoly. 90% of world का cobalt 80-90% comes from there. ठीक है. Then developing or acquiring control over a product that is difficult or costly for others to copy. Example अपना वो processing chip है ना, semiconductor अपन बोलते हैं ना. अरे आपका Intel Inside लिखा होता है तो Intel का जो chip होता है ना प्रोसेसर, that. Okay. Exclusive rights granted by the government to produce and sell. जो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारी दवाई आती है उसमें ओपियोइड्स होते हैं. ठीक है. उसी से आप हार्ड ड्रग्स भी बना सकते हो एंड उसी से आप दवाई में भी उसको यूज़ कर सकते हो इन अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. तो गवर्नमेंट जो है वो प्लॉट्स अलॉट करती है टू द फार्मर्स टू ग्रो दैट पॉपी. ओके. वो पॉपी सीड्स जो होते हैं, पॉपी या पॉपी सीड्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, तो उसको ग्रो करती है एंड गवर्नमेंट टेक्स द मेजरमेंट एंड एवरीथिंग. जितना उन्होंने बोला है उतना आउटपुट उनको नहीं मिला तो गए तुम काम से, बिकॉज यू आर इलीगली सेलिंग इट टू समबडी एल्स. दैट्स वाई. तो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली बोला कि भाई ये फार्मर्स ही इसको उगा सकते हैं. तो इफ टुमारो यू पुट अ पॉपी फील्ड सलाख होके पीछे. पेटेंट्स एंड कॉपीराइट. जो आपको सीट बेल्ट पता है जो आप नहीं लगाते कभी? यस बेटा. हाँ. बिकॉज यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू डाई. वैसा तो जो सीट बेल्ट है दैट वाज इन्वेंटेड बाय वॉल्वो. ठीक है. वॉल्वो करके एक कार कंपनी है. इट इज़ वर्ल्ड रिनॉन्ड फॉर ओनली वन थिंग, सेफ्टी. ठीक है. फॉर दैट मैटर टाटा जो है दैट इज, उसको हमेशा वॉल्वो ऑफ इंडिया बोला जाता है बिकॉज इट पुट्स पैसेंजर सेफ्टी फर्स्ट. आप अगर टाटा की कार्स का मेक देखोगे या वॉल्वो की कार्स का मेक देखोगे दैट इज क्रेजी. क्रेजी मतलब क्रेजी. ठीक है. इट विल नॉट गेट स्क्वीज बिटवीन द ट्रक्स, इट विल प्रोटेक्ट द पीपल. आपने वीडियोस भी देखे होंगे. देयर वाज दिस, बारिश हो रही थी तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे लैंडस्लाइड की वजह से रॉक केम टम्बलिंग डाउन. ठीक है. तो टाटा हैरियर थी, उसकी पूरी डिक्की एंड पीछे का सीट पिचका दिया था और उसने, बट एवरीवन केम आउट सेफ, नथिंग हैपेंड. हाँ बेटा, दैट वाज बी अ सुजुकी. ओके. हाँ. यस. उसके उसके तो कितना स्टैंड अप कॉमेडी का भी देखोगे ना तो भी आएंगे. एक देयर इज दिस गाय, ही इज़ लाइक, मैं बलिनो चला रहा था बहुत फास्ट, पूरे 20 किलोमीटर की रफ्तार पे जा रहा था. आगे वाले मैंने साइकिल को ठोका, साइकिल वाले को कुछ नहीं हुआ, मेरा पूरा बोनेट बाहर आ गया. ठीक है. सो दे मेक अ लॉट ऑफ जोक्स अबाउट सुजुकी का बिल्ड क्वालिटी, बट ठीक है. ओके. आई इंटेंड नो ऑफेंस टू एनी कार मेकर्स. ठीक है. Just talking about something that I have seen, not something I believe. Okay. Anyway, so वो सीट बेल्ट जो थे वो अगर वॉल्वो पेटेंट करवा लेता तो एनी कार कंपनी दैट वांटेड टू यूज अ सीट बेल्ट इन देयर कार हैड टू पे अ रॉयल्टी फी टू वॉल्वो. मैंने आपको रॉयल्टी का एग्जांपल दिया था मैकडोनल्ड्स का कि भाई तू मेरा लोगो यूज़ कर रहा है, मेरा रेसिपीज़ यूज़ कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, तो यू हैव टू गिव मी अ रॉयल्टी. याद है? यस. तो पैटेंट्स होते हैं ना, तो वो सिर्फ मेरे पास है. मतलब वॉल्वो बोल देता कि मैं किसी को भी ये नहीं दूंगा. ओके. सीट बेल्ट सिर्फ वॉल्वो कार में मिल सकता है, बट दैट वाज नॉट देयर इंटेंशन. दे वांटेड एवरीबडी टू बी सेफ. ओके. दूसरा ऐसा है असेंबली लाइन प्रोडक्शन. इन द 1900s प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज वॉज वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव, वेरी अनप्रोडक्टिव. मतलब इतना टाइम लगता था, इतना कम्बरसम प्रोसेस था एंड कुछ भी स्ट्रीमलाइन नहीं था, बहुत मैसी हुआ करता था. देन हेनरी फोर्ड, the founder of Ford, he came up with the first four wheeler also, Model T. ठीक है. उन्होंने स्टार्ट किया असेंबली लाइंस. तो आज आप जो देखते हैं ना लंबी लंबी असेंबली लाइंस जिसमें पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, अलग अलग लोग उस पर काम करते हैं, दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय हेनरी फोर्ड इन द 1900s. ओके. एंड वो असेंबली लाइन, देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जो बोलता था कि फोर्ड कंपनी जब बंद हो गई थी ना इंडिया में, तो दे हैड टोल्ड कि वो खाली असेंबली लाइन का पेटेंट करवा लेता ना तो भी पूरी लाइफ फोर्ड कंपनी कमा सकती थी, उसको गाड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं थी. बट दे नेवर डिड दैट बिकॉज देयर एजेंडा वाज आल्सो द ह्यूमन गुड. ओके. बट अगर उन्होंने कर लिया होता तो अनलेस यू डोंट पे अ फीस और इफ दे डोंट अग्री विथ यू, आप वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते. बिजनेस कॉम्बिनेशंस और कार्टेल्स. एग्जाम्पल ओपेक.
ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। पहले क्या होता था, मैं कुवैत के पास जाऊँगा, कुवैत को बोलूँगा अरे यार थोड़ा सस्ते में दे दे, यूएई तो मेरे को इतने में दे रहा है, यूएई को बोलूँगा कुवैत मेरे को इतने में दे रहा है, सऊदी अरेबिया तू तो कुछ कम कर दे, ऐसा। मतलब आई यूज टू मेक देम फाइट फॉर गेटिंग अ कस्टमर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, दे ऑल फॉर्म्ड अ कमिटी, ठीक है। आप किसी से भी परचेस करो, पर बैरल सेम भाव लगेगा, ठीक है। जो क्रूड ऑयल परचेस होता है ना बेटा, वो बैरल्स में होता है, ठीक है, लीटर्स और ऐसा सब नहीं होता है, बैरल्स में होता है। तो पर बैरल उन्होंने 100 या $110 का आज का भाव चल रहा है, $110 का उन्होंने वो फिक्स कर दिया। तो दैट इज़ वन सच एग्जाम्पल। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इट वॉज नॉट अ कार्टेल और समथिंग, बट आप देख सकते हो कि द प्राइस वॉर्स बिटवीन एयरटेल, वोडाफोन एंड जियो, नुकसान सिर्फ ये तीनों कंपनीज का हो रहा था। यस 179 149 में अपने को कितना कितना पैकेजेस एंड ये सब मिल रहा था। अब उन्होंने क्या किया, दे वर ब्लीडिंग मनी एंड वी वर एंजॉइंग, ठीक है। आप देखोगे अभी तीनों ने प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम कर दिए। सो द ओनली प्रेफरेंस इज नाउ नेटवर्क, नॉट प्राइसेस। तो उन्होंने प्राइस वॉर्स करना छोड़ दिया। दे डिड नॉट बिकम अ मोनोपोली, आई एम जस्ट गिविंग यू क्लोजली रिलेटेड एग्जाम्पल्स ऑफ इट, ताकि आपको आइडिया है कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओके। Extremely large setup cost and requirement of extraordinarily costly and sophisticated technical know-how. Again, I'll give you the example of semiconductors. Semiconductors का जो मशीन है, जो आप सोचो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया इज गेटिंग दैट टेक्नोलॉजी नाउ. It is not possible for India to make semiconductors up until the very beginning of this year. Okay, we don't have the technology. दूसरा rockets, rocket engine. We did not have the technology to make rocket engines. रॉकेट इंजन बनाना, फायर जेट का इंजन बनाना, आज हम लोग तेजस है और ऐसे सब जो हमारे फाइटर प्लेन्स है ना, वो सब कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, बट द इंजन्स एंड एवरीथिंग वी स्टिल हैव टू गेट इट फ्रॉम फ्रांस एंड अदर प्लेसेस. गेट द पॉइंट? यस. सो सच थिंग, नेचुरल मोनोपोली. अभी असम टी है और कहीं हो सकती है? नॉट पॉसिबल ना. Enormous goodwill enjoyed by a firm. So, हाँ, जैसे in Thane, no, you have this sweet shop called as Prashant Corner. ठीक है? It charges premium, bomb premium, but everybody will still gift each other from Prashant Corner only. I think बोरीवली में ब्रिजवासी, हरिभाई कंदोई, ऐसे सब स्वीट शॉप्स है जहाँ पे you will go. Okay? Then when I was in Dehradun, there was this Kumar sweet shop. ठीक है? Everybody in Mumbai का relatives used to tell me to get Kumar का sweets. हम लोग फ्लाइट में आते थे ना, तो 2-4 किलो तो सिर्फ मिठाई का वजन होता था, बाकी का 11 किलो हम लोग का सामान होता था, लाइक दैट. ठीक है? एंड दे यूज्ड टू मेक समथिंग कॉल्ड एज पान पेठा. तो इट वाज अ स्वीट जिसमें पूरा पान का फ्लेवर आता था एंड अंदर मस्त, मतलब ऐसा हुआ करता था. सो एक एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ गुडविल है. मतलब आई डोंट रिमेंबर एवर, आई हैव स्टेड इन देहरादून लाइक 5 years 8 years, ऊपर नीचे 8 years, completely 5 years. I have never gone to some other sweet shop. Whenever कोई भी occasion हो, कुछ भी हो, we always went to Kumar Sweets. Though it was 6 kilometers away from our home, still always Kumar Sweets. So this can be an example of extraordinary goodwill. Okay. Then stringent legal and regulatory requirements. So बेटा आज के डेट में it is not possible for you to get into nuclear energy. ठीक है? मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं जा सकती इन इंडिया. फ्रांस में, यूएसए में आप देखोगे तो न्यूक्लियर एनर्जी इज प्राइवेटाइज्ड, मतलब प्राइवेट कंपनीज रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड एवरीथिंग. ओके. तो वहाँ के जो लॉज एंड रिक्वायरमेंट्स है फॉर यू टू बी एबल टू रन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, फॉर यू टू बी एबल टू गेट इनटू दैट बिजनेस आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट. तो नॉट ऑल कंपनीज कैन मैच दैट, नॉट ऑल कंपनीज कैन गेट इनटू दैट. ओके. बार बार एक ही एग्जाम्पल रिपीट नहीं करना था, बट the same example you can take for the telecom sector in India also. ठीक है? It's not easy, just not easy to get into the telecom sector in India. Are we clear? Yes. Now जो average revenue and marginal revenue curves है of monopoly, वो कैसे काम करता है? Let's see. अच्छा,
बाय द वे ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू, AR. What is this? Marginal revenue. I want you to look at its numbers. 10 and 10, 9 and 8, 8 and 6, 7 and 4, 6 and 2, 5 and 0. Okay, I want you to look at these numbers and tell me what can you understand from the pattern, what is exactly happening, and how are we arriving at these numbers. How are we arriving at these numbers? I need you to tell me. ठीक है? No talking to each other. I'm going to give you 5 minutes. Figure out how AR and MR are moving and tell me. Okay? So बेटा, जैसे मैंने कहा था कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट होता है. दैट इज सिंस मोनोपोली इज नॉट अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस टू सेल मोर. दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस टू सेल मोर. नाउ बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था कि टोटल रेवेन्यू को देखो. आई वॉज होपिंग समबडी चेक्स इट. आप देख सकते हो कि पहला प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये का बिका है, बट सेकेंड 9 रुपये का. ठीक है? तो नाउ बेटा, प्राइस यहाँ पे कितना कम हुआ? ओके, बट एक आइटम 10 का गया, दूसरा 18 का गया, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? 8 रुपये. मतलब यहाँ पे कितना माइनस हुआ? 2. ओके, फिर 9 से 8 -1, 8 से 6 -2, 8 से 7 -1, 6 से 4 -2, 6 से 7 -1, 4 से 2 -2, 6 से 5 -1, 2 से 0 -2. कैन यू सी दिस पैटर्न? यस. जितना अपना AR गिर रहा है ना, उससे डबल आपका MR गिर रहा है. कैन यू सी दैट? कैन यू ऑल सी दैट? यस बेटा. सो व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल अस? लेट अस अंडरस्टैंड. वो बोल रहा है यश, जब मेरे को ज़्यादा बेचना है एज अ मोनोपोलिस्ट व्हेन आई वांट टू सेल मोर, आई विल हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस. फॉर वट एवर प्राइस आई रिड्यूस, मेरा एवरेज आउट तो हो जाएगा, बट मेरा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एवरी एडिशनल यूनिट आई सेल वो कम होते जाएगा कि नहीं? यस. और आप देख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू भी जो है वो एक पॉइंट के बाद हाईएस्ट पहुंच जाता है. उसके बाद अगर आप सेल करोगे तो नेगेटिव चला जाता है. कैन वी ऑल सी दैट बेटा? सो इट इज सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कि भाई ज़्यादा बेचना है तो प्राइस गिराना पड़ेगा. 1, बिकॉज आई एम नॉट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सेकेंड, द सिंपल थिंग कि भाई एवरी एडिशनल यूनिट दैट आई एम सेलिंग, उसका पहले प्राइस रेवेन्यू एवरेज आउट हो जाए. मार्जिनल रेवेन्यू तो ज़्यादा ही गिरेगा ना. हाउ डू वी नो? बेटा, अब तक हम करते हैं कि मार्जिनल कर्व, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज द इंजन. जैसा वो मूव करेगा वैसे APTP मूव करेगा, वैसे ARTR मूव करेगा. यस और नो? यस. इतना तो अभी तक अपने को क्लियर है. यस. तो अगर एवरी एडिशनल यूनिट पे मेरा रेवेन्यू कम होते जा रहा है तो मेरा एवरेज और टोटल भी कम ही होते जाएगा ना. हमें पता है MR MP MC, MU for that matter, all of these are the engines. AR AP AC, these follow. TR TC and TU, they also follow. Yes. तो जब भी आप कोई टेबल बनाओ ना, ठीक है, what you should always do is make this first, this second and this third. ये मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि हम लोग को जिस तरह टेबल दिए जाते हैं ना, उसमें हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली क्या मूव कर रहे हैं. बट हम लोग को वो घोड़े की आंख पे जैसे लगा देते हैं ना, वैसे अपने को सिर्फ और सिर्फ MP MR MC बस इसी पे देखना है. बाकी सब तो उससे डिराइव्ड है. फंडामेंटल क्या है? MR MP MC, यही तो फंडामेंटल है. टोटल प्रोडक्ट उसका टोटल है, एवरेज प्रोडक्ट उसका एवरेज है. तो एक्चुअली क्या चीज मूव कर रही है? MR MP MC. तो योर फोकस शुड ऑलवेज फर्स्ट गो ऑन MR MP MC. इज दिस क्लियर? यस. ये सबसे पहली चीज देखना. नाउ अगर मुझे इसका कर्व बनाना है,
मुझे इसका कर्व बनाना है, तो मेरा कर्व जो है बच्चा वो ऐसा बनेगा। आप देख सकते हो कि इसको मैं नाम देता हूं ए, ओके, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी। बेटा ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ बी। मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या है इसका? एम आर कर्व विल बी halfway between AR curve and Y axis, AR curve and Y axis, ठीक है? क्यों? ये 1 1 1 से गिर रहा है, ये 2 2 2 से गिर रहा है, यस और नो? यस। अच्छा, दिस AR curve is the demand curve। क्यों? एट व्हाट प्राइसेस व्हाट क्वांटिटी विल सोल्ड, वो तो AR ही बताएगा ना। MR हमको क्या बता रहा है? और एक बेचने में कितना मिलेगा। AR हमको क्या बताएगा? इस प्राइस पे कितना बिकेगा, इस प्राइस पे कितना बिकेगा, ठीक है? तो मतलब बच्चा आई कैन सी, अगर मेरे को इसका डिमांड कर्व बनाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है सूर्या, अगर तेरे को 3 प्रोडक्ट्स बेचना है तो तेरे को प्राइस 8 रुपीज रखना पड़ेगा। तो सूर्या का डिमांड कर्व क्या बनेगा? प्राइस 8 क्वांटिटी 3। मैं बोलता हूं अगर तेरे को 5 क्वांटिटी बेचना है तो तेरे को प्राइस 6 रखना पड़ेगा। तो क्या उसका बनेगा? 5 का प्राइस 6 का क्वांटिटी, 5 का प्राइस 6 का क्वांटिटी। हाँ सॉरी, ठीक है, उल्टा बोल दिया। आर वी क्लियर बेटा? यस। तो मेरा AR का भी मेरा डिमांड कर्व है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि सूर्या अगर तूने 4 यूनिट्स तुझे बेचने हैं तो तुझे प्राइस जो ऑन एन एवरेज 7 रुपए लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ? जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट बाय करेगा अगर 7 रुपए का मिला तो। यस और नो? यस। ऑन एन एवरेज अगर तू 7 रुपए का बेचेगा तो ही तेरे को मिलेगा, राइट बेटू? यस। हाँ 4 सॉरी, ठीक है, थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूं, थोड़ा बीमार हो, इग्नोर करो। गेट माई पॉइंट बेटा, ठीक है? आप इसको एज मोनोपोली का डिमांड कर्व या कुछ देखोगे ना तो बहुत टेंशन आएगा। मैं आपको बोलता हूं सिंपली इसको एज ए डिमांड कर्व देखो। अगर मैं आपको बोलता कि यार ये डिमांड कर्व है, ठीक है, तो आप क्या बनाते? 7 6 5 4 3 2 1 बनाते कि नहीं? मैं बोलता डिमांड शेड्यूल बनाओ, तो यही बनता ना? यस और नो? कि कम प्राइस पे ज्यादा बिकेगा और ज्यादा प्राइस पे कम बिकेगा, और जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे हायर प्राइस पे कम बिकेगा, जैसे जैसे प्राइस घटाते जाओगे प्रोडक्ट ज्यादा सेल करेगा। यस और नो? सो एट प्राइस 7 हाउ मच कैन आई सेल? 1। एट प्राइस 6, रुको मैं इसको ना लेफ्ट साइड रखता हूं ताकि एकदम आपको जैसे डिमांड कर्व को देखने की आदत है वैसे ही हो जाए। यस यस। अगर मैंने प्राइस 1 रख दिया तो कितना बिक जाएगा? 7। अगर मैंने प्राइस 5 रखा तो कितना बिक जाएगा? 3। मूविंग लाइक डिमांड कर्व। यस, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है ना बच्चा, है ना? बट सर मोनोपोली को क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना पड़ेगा? बिकॉज बेटा वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, वो एक ही प्रोवाइडर है। तो अगर उसे प्राइस कम नहीं किया तो लोग ज्यादा बाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे उसका प्रोडक्ट बाय। आर वी क्लियर? यस बेटू। तो अगर आप बाकी तीनों टेबल को इग्नोर करो और सिर्फ ये वाले टेबल को देखो तो आपको पूरा सेंस बैठेगा। बस अभी आपको इसकी जगह पे AR कर्व पे ध्यान देना है। क्यों सर? ये रहा प्राइस वही तो है, तो सिंपली क्या बोल रहा है? यश प्राइस 10 रुपए रखा तो एक ही बिकेगा, और प्राइस 4 रुपए रखा तो 7 बिकेगा। ओके, सो माइक का बैटरी ऊपर नीचे था। लेट्स कंटिन्यू। डू वी अंडरस्टैंड दिस कर्व नाउ? यस। अच्छा, अभी एकदम अंधेरे में निशाना लगाते हुए मेरे को एक बात बताओ, इसका ऑप्टिमम आउटपुट कहाँ पे आएगा? वेयर MR इज इक्वल्स टू MC। मैंने आपको जब वो कंडीशन सिखाई थी तब मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे मार्केट फॉर्म्स जो है उसमें यही कंडीशन अप्लाई करनी है। MR इज इक्वल्स टू MC, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। याद है? हाँ याद है तो बोला क्यों नहीं नालायक को?
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये मैंने MC का यहाँ वहाँ बनाया, बट द पॉइंट इज माई ऑप्टिमम आउटपुट विल ऑलवेज बी वेर माई MC कट्स MR, माई MC कट्स MR। बेटा समझो ये चीज़ ना, ये चीज़ मोनोपोलिस्ट को बता रही कि वो कितना रेवेन्यू बना सकता है, कितना प्राइस चार्ज कर सकता है, उसको एक्चुअली कितना चार्ज करना चाहिए, एक्चुअली कितना आउटपुट बनाना चाहिए, वो सब तो उसको MC MR का भी बताएगा। बेटा ये तो कंज्यूमर कितना देना चाहता है वो है, तुम्हारा कितना खर्चा लगेगा वो पता है नहीं, वो हमें पता है क्या? नहीं। तो आपको चाहिए ना आपका कॉस्ट और रेवेन्यू साथ साथ में, देन ओनली यू कैन मेक अ डिसीजन। सेम लॉजिक, अगर नेक्स्ट कमोडिटी बनाने का मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और उसका रेवेन्यू कम आ रहा है, तो आई विल प्रोड्यूस वेयर दे आर इक्वल, वेयर दे आर इक्वल। ओके, समझा? यस। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना होएगा? OQ। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होएगा? OQ। आर वी क्लियर? यस। अच्छा, हम प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं? हम प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं? OP। हम प्राइस क्या चार्ज कर रहे हैं? OP। और हमारा आउटपुट क्या है? OQ। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो। ओके, फर्म्स in a perfectly competitive market are price takers. Read हो रहा है ना बच्चा? So they are only concerned about determination of output, but this is not the case with monopolist. A monopolist has not only to determine the output but the price of the product. As under perfect competition, monopolist decisions are based on profit maximization hypothesis. Although cost condition ACAR, ACMC curves in competitive mono markets are generally identical, revenue conditions differ. Yes, MC curve वैसे ही जा रहा है, but AR curve अलग move कर रहा है ना, where it was parallel to X axis in perfect competition, now it's a downward sloping curve in monopoly, right? Since a monopolist faces a downward sloping curve, if he raises the price of his product, his sales will go down. If he wants to increase his sales, he will have to be content with a lower price. A monopolist will try to reach the level of output at profits are maximum. That is, he'll try to attain the equilibrium level of output. Since firm and industry are identical in the monopoly, क्यों? एक ही फर्म है तो वही बन गया इंडस्ट्री। मैं तुमको बोलूँ इंडियाज रेलवे इंडस्ट्री, तो क्या है? इंडियन रेलवेज, दैट इज इंडियन रेलवेज। Since firm and industry are identical, the equilibrium of the monopoly firm signifies equilibrium of the industry. The twin conditions in monopoly are same as that of a competitive industry. Did we know this? Yes. कौन सी दो condition? MR is equals to MC. MC curve cuts MR from below. MR from below. MC curve cuts MR curve at E. डायग्राम अच्छे से देख लो, पॉइंट E P Q, ठीक है? That means that at E, the equilibrium level of output is OQ. We note this. The ordinate EQ extended to the demand curve gives profit maximizing equilibrium price OP. प्राइस क्या चार्ज हो रहा था? OP. Thus, determination of output simultaneously determines the price at which monopolist can charge. In order to know whether the monopolist is making profit or losses in short run, we need to introduce the average total cost curve. ये तुम्हें पता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस बेटा, क्यों हमें इंट्रोड्यूस करना है? बेटा MCMR हमें आउटपुट लेवल बताता है, AR AC हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ये हमने जस्ट किया है। डू वी ऑल अग्री? आई एम सो सॉरी, जो भी रिकॉर्डिंग में भी ये नॉनसेंस जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। डू वी ऑल अग्री? यस बेटा, हमने जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस किया था, एट दैट पॉइंट भी हमने देखा था यस कि MR MC हमें बताता है कितना आउटपुट होना चाहिए, AR AC हमें बताता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है कि लॉसेस है। वही सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगा, वही सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगा। ओके, सो बेटा अभी हमें पता है कि A और AC में जो फर्क है वो मेरा प्रॉफिट होगा, तो
मेरा जो AC कर्व है, सर ATC को क्यों AC बोलते हो? बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो, एवरेज कॉस्ट बोलो, उसका मतलब वही होता है। हम देख सकते हैं बेटा, एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट एंड OP प्राइस, हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? QB। हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? QB। और हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है? QA। हमें रेवेन्यू कितना मिल रहा है? QA। तो उसके बीच का रीजन प्रॉफिट हो जाएगा। यस सर, ऐसा ही था परफेक्ट कंपटीशन में। यस मेरा बच्चा, ऐसा ही था। ये देखो, लॉसेस था तब कॉस्ट ऊपर था, नॉर्मल प्रॉफिट था तब दोनों सेम थे, और प्रॉफिट था तब QB was the cost, QE was the revenue। यस मेरा बच्चा, यस। तो सर क्या सारे मार्केट्स में सेम चीजें होती है? नहीं बेटा, सारे मार्केट्स में सेम कंडीशंस अपनाई जाती है। क्या डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली एंड डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन इज सेम? नो, it is not same. Yes, but are the conditions to find out output and profit the same? Yes. You get my point? Yes बच्चा? Okay. Now बच्चा, over here हमें बोला जा रहा है कि भाई can monopolist incur losses, ठीक है? And this is a very important understanding that you need to have. Okay? This you need to have, and इसको अच्छे से समझ। One of the misconceptions about monopoly firm that makes profits all the time. There is no certainty that they will always earn an economic or a supernormal profit. It depends upon their demand and cost condition. If they face a very low demand and the cost conditions are such that the average total cost is more than the average total revenue, then they will not be making profits, rather they will incur losses. तो सर इसमें कुछ अलग याद रखना है? नहीं बेटा, कंडीशंस आर द सेम, बट क्या होता है ना, अरे सर मोनोपोली वो तो प्रॉफिट ही करेगा ना, वरना क्यों बनाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट एंड मेरा मार्जिनल रेवेन्यू विल टेल मी कि भाई इतना आउटपुट होना चाहिए, एट दिस आउटपुट आई एम चार्जिंग द प्राइस OP, बट माई एवरेज कॉस्ट at this point is QA and my average revenue is QB. So ये जो बीच का एरिया है, that becomes my loss making area. That becomes my loss making area. इतना क्लियर है बच्चों? Yes, कुछ भी अलग है इसमें? नहीं, same conditions, but how the conditions arise, that is different. मतलब मोनोपोलिस्ट सुपर ये नॉर्मल लॉसेस कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। डिटरमाइन करने का भी क्राइटेरिया सेम रहता है, बट डिमांड कर्व, उसके जो कर्व्स है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल लॉजिक रिमेन्स द सेम। सर क्या लॉजिक? बेटा वेर एवर MC इज इक्वल्स टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम आउटपुट, ठीक है? एंड AR इज इक्वल्स टू AC, AR इज लेस देन AC एंड AR इज मोर देन AC, ये डिटरमाइन करेगा हमारे प्रॉफिट्स। ये क्या डिटरमाइन करेगा बच्चा? हमारा प्रॉफिट्स, ठीक है? तो एक चीज हमें आउटपुट बताएगी और फिर उसी आउटपुट को यूज करके हमें फाइंड आउट करने कि भाई इस आउटपुट पे आर वी मेकिंग प्रॉफिट, लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटा? सो सबसे पहले कौन सा? आउटपुट, फिर क्या? प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? द कंडीशंस आर द सेम एज परफेक्ट कंपटीशन, ओनली द ग्राफ इज डिफरेंट, ओके? अच्छा, ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? मतलब AR और MR ऐसा अलग क्यों बनता है? MR क्यों हाफ डिस्टेंस पे आता है? ये पूरा लॉजिक समझा? ये पूरा लॉजिक समझा? यस बेटू? ओके। Long run, enough to allow monopoly to adjust a plant size or use the existing plant at any level that maximizes the profit. In other words, he need not reach minimum of LAC curve. He can stop at any point of LAC where his profits are maximum. His profits are maximum.
However, one thing is certain, the monopolist will not continue if he makes losses in the long run. He will continue to make supernormal profits even in the long run as entry of outside firms is blocked. तो अगर आप perfect competition में हो तो long run में you will make normal profits. If you are a monopoly, in the long run you will want to make supernormal profits. Are we clear? Yes. Now, a very beautiful and a very important concept for you to understand. When you are working with an international firm, you will work on very different markets. ठीक है, हर एक मार्केट का परसेप्शन अलग होगा, हर एक मार्केट का जो लाइकेबिलिटी है, डिमांड है, वो सब अलग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि ज़ूडियो भी टाटा ट्रेंड का है, वेस्ट साइड भी टाटा ट्रेंड का है. ज़ूडियो इज मोर ऑफ द इकोनॉमिक थिंग, मतलब एवरीथिंग बिलो 1000 वाला. वेस्ट साइड इज यूजुअली समथिंग अबाउ 1000 वाला. तो उन्होंने वो प्राइस कैटेगरी पे दोनों ब्रांड्स चलाए. ज़ूडियो मोस्ट थिंग्स आर बिलो 1000. नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग प्रीमियम थिंग्स, बट मेजॉरिटी लेस देन 1000. एंड वेस्ट साइड में यूजुअली द प्रीमियम थिंग्स. आर वी क्लियर? यस. अब इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा बेटा, सोच के देखो. ठीक है, when I'm selling goods in Mumbai and I'm selling goods in, let's say, Indore or Mount Abu, will I have the same demand curve? No. Will I have the same price sensitivity of the consumer? No. ठीक है, people in Mount Abu will have comparatively less purchasing power than that in Mumbai. Yes or no? Yes. तो बात क्या हो जाती है कि जब हम लोग माउंट आबू में हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो आई हैव टू यूज़ अ डिफरेंट माइंडसेट. व्हेन आई एम लॉन्चिंग माय प्रोडक्ट्स इन मुंबई, आई हैव टू यूज़ अ डिफरेंट माइंडसेट. मैं आपको इतना भी बोलता हूँ, आप साउथ मुंबई में एक शॉप खोलो और वही चीज़ों का शॉप आप बोरीवली में या विरार में खोलो, उसमें भी डिफरेंस आएगा. उसकी भी प्राइस इलास्टिसिटी में डिफरेंस आएगा, उसके भी डिमांड कर्व में डिफरेंस आएगा ही आएगा. तो मोनोपोलिस्ट ने क्या सोचा कि अगर अलग अलग तरह की प्राइस इलास्टिसिटीज एग्जिस्ट करती है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. ठीक है, सपोज आई एम फेवरिंग द बॉयज मोर देन द गर्ल्स, सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द गर्ल्स. यस. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? प्राइस में हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, मतलब हमारे कंज्यूमर्स के जो प्राइस हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसमें हम लोग भेदभाव कर रहे हैं. ठीक है, अब ये क्यों करना चाहिए? बिकॉज द इलास्टिसिटीज ऑफ डिफरेंट मार्केट्स आर डिफरेंट. ठीक है, जहां पे इलास्टिसिटी कम है, मतलब मुझे पता है कि अगर एक मूवी टिकट 100 रुपए से 120 का कर दिया तो मुंबई में हार्डली 5% ऑडियंस कम होगी. बट वहीं अगर 120 मैंने माउंट आबू में कर दिया तो शायद 10% 12% ऑडियंस कम हो जाए. तो आई विल चार्ज अकॉर्डिंगली. ठीक है, और आप ये बुक माई शो पे भी देख सकते हो. यू सी डिफरेंट थिएटर्स, ओके, अक्रॉस द सिटी, एंड यू विल रियलाइज सेम मूवी इज एट डिफरेंट प्राइजेस. ओके, सो यही चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब मैं मार्केट ए में 100 रुपए का बेचूंगा, मार्केट बी में 120 रुपए का बेचूंगा. इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है स्लीपी स्नेहा? पक्का? ओके. Now, another thing that you have to remember is this word, arbitrage. Okay? Arbitrage. इसका मतलब क्या होता है बेटा? Arbitrage मतलब एक चांस, एक डिफरेंस इन द कमोडिटी का प्राइसिंग इन टू मार्केट्स दैट यू कैन गेट इनटू. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I am strictly against stock trading. I do not encourage stock trading. I do not do stock trading. I don't encourage you to do stock trading. I encourage you to invest. ठीक है? But what some of my friends who are doing, investing and all का, वो लोग क्या करते हैं? Let's say Reliance का प्राइस है 2,500 रुपीज़ इन BSE. NSE में it is 2,510. And then okay, upward trend है. मतलब BSE एंड NSE का भाव एंड ऑफ द डे तो मिल ही जाएगा ऑलमोस्ट.
ठीक है, बहुत क्रूड एग्जाम्पल है बट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट आई नो ऑफ. तो मैं क्या करूँगा, आई विल बाय द स्टॉक इन BSC, 2500 का खरीद लूँगा, मिनिमम और 2510 तक तो जाएगा, तो पर शेयर मेरे को 10 रुपये मिल गया. ये क्या हुआ, आर्बिट्राज. मतलब सेम कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस का मैंने फायदा उठाया. ओके, इसको बेसिक टर्म्स में ऐसे समझो. ठीक है, आर्बिट्राज का मतलब काफ़ी अलग होता है फाइनेंशियल टर्म्स में, बहुत टेक्निकलिटी आती है, बट यहाँ पे इतना समझो कि सेम चीज़ का दो जगह भाव अलग था, तो मैंने सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया. क्लियर? यस, ओके. इलेक्ट्रिसिटी companies sell electricity at a cheaper rate in rural areas than in industrial areas. ठीक है, so my dad used to work in an industry, तो वहाँ पे per unit का price used to be almost double of the domestic price. मतलब जो हमारे घर पे यूनिट का प्राइस चार्ज होता है और जो इंडस्ट्री में होता है तो वो ऑलमोस्ट डबल हुआ करता था. क्यों? इंडस्ट्री है, कहाँ जाएगी? यस, कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी महंगा कर दिया तो हमको याद है गुड्स विथ मैनी यूजेस. अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो हम लोग यूजेज कम कर देंगे, है ना. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने एग्जाम्पल क्या क्या दिया है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी और अ सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट 2 और मोर डिफरेंट प्राइसेस फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद डिफरेंस इन कॉस्ट. मतलब मेरे को महंगा नहीं पड़ रहा है या सस्ता नहीं पड़ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट चीपर फॉर मी टू प्रोवाइड इन मार्केट ए देन मार्केट बी. दोनों में मेरे को कॉस्ट तो सेम ही लग रहा है, बट क्योंकि कंज्यूमर का पेइंग कैपेसिटी अलग है इसलिए मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ. आई एम नॉट चार्जिंग मुंबई में 120 रुपीज़ बिकॉज मुंबई में बनाने का खर्चा ज़्यादा है, एंड आई एम नॉट चार्जिंग 100 रुपीज़ इन माउंट आबू क्योंकि माउंट आबू में 100 रुपीज़ मेरा कॉस्ट जो है वो कम है. आई एम चार्जिंग 100 and 120 बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर्स. इज दिस क्लियर बेटा? Yes? Okay. Railways separate high value or relatively small bulk commodities which can bear higher freight charges from other category of goods. Some countries dump goods at lower prices in foreign markets to capture them. Some universities charge higher tuition fee from evening class students than from other scholars. A lower subscription is charged to student readers in case of certain journals. Lower charges of phone calls at off-peak time. ठीक है, ये पहले हुआ करता था, आपको इसका आइडिया नहीं होगा. ठीक है, वी यूज टू पे फॉर द कॉल्स पर मिनट. ठीक है, ऐसा रहता था. नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बिकॉज द सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कुरकुरे का, तो मैं कुरकुरे 12 रुपये का बेच ही नहीं सकता परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, वो सामने वाला सीधा दूसरी दुकान में चला जाएगा. बट हियर आई एम द मोनोपोली, आई डिसाइड द प्राइस, तो आई कैन मेक द प्राइस डिफरेंट. I can make the price different. Yes. तो ये 4 कंडीशन है और ये 4 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो. The seller should have some control over the supply of his product, that is the firm should be price setter. Okay. The seller should be able to divide in market of 2 or more sub markets. ठीक है, मतलब मुंबई, साउथ मुंबई, नॉर्थ मुंबई. समझा? The price elasticity of the product should be different in different sub-markets. मतलब Mount Abu is price sensitive, Mumbai is not that price sensitive. Mumbai is not that price sensitive, right? मुंबई में 100 का 120 किया तो शायद 5-6% परसेंटेज कम हो जाएगा, बट माउंट आबू में किया तो बहुत बड़ा परसेंटेज चेंज हो जाएगा. डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके. The monopolist fixes a high price for his product for those buyers whose price elasticity for demand is less than 1. This implies that when the monopolist charges a higher price from them, they do not significantly reduce their purchases in response to high price. यही हमने समझा? Yes बेटा. It should not be possible for buyers of low price market to resell the buyers of high price market as there must be no market arbitrage. ये arbitrage का मतलब पता है आपको अभी? Yes, I'll give you an example of this. कोविड के टाइम पे ना आई वेंट टू डी मार्ट. ठीक है, एंड क्या था तभी ना बहुत हीट वेव चल रहा था, कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन था. तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज आई वांटेड टू गिव वाटर बॉटल्स एट ऑल द चेक पोस्ट. जो भी पुलिस का चेक पोस्ट आता है ना
वहाँ पे आई वांटेड टू गिव देम वाटर बॉटल्स. तो मैं डीमार्ट में गया एंड आई पिक्ड अप लाइक 100 बॉटल्स, आई थिंक सो. ठीक है, 12 के 10 क्रेट उठाए थे, 10 या 9. तो दे डिनाइड कि हम लोग आपको ये नहीं बेच सकते. ठीक है, वी कैन नॉट गिव यू 9 क्रेट्स. ऐसे क्यों? ये लाइक नहीं, हम लोग को 2 क्रेट से ज़्यादा देना अलाउड नहीं है. वाई? बिकॉज 1 लीटर ऑफ वाटर बॉटल ऑफ बिस्लरी एट दैट टाइम इन डीमार्ट वॉज 13 रुपीज़. इन द मार्केट इट वॉज 20 रुपीज़. तो क्या होता, मैं डीमार्ट से खरीदता, बाहर वाले को 15 रुपये में देता, उसका 5 रुपये कमाता, मैं 2 रुपये कमाता. दिस वॉज आर्बिट्राज. ठीक है, मतलब मैंने वो बॉटल्स लिया और मार्केट में बेच दिया. तो 4th पॉइंट वही बोल रहा है कि भाई कंज्यूमर एक मार्केट से लेके अगर दूसरे मार्केट में बेचने लगा तो तुम्हारा मोनोपोली नहीं रहेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तुम नहीं कर पाओगे. इतना समझा? यस. फिर इवेंचुअली आई टोल्ड देम कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए एवरीथिंग एंड दे गेव मी द बॉटल्स. दे वर वेरी कोऑपरेटिव. बट द पॉइंट इज फर्स्ट दे स्टॉप्ड मी. व्हाई? बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज. कि भाई ये 13 रुपये की बॉटल्स यहाँ पे उठा रहा है, बाहर जाके 20 रुपये की बेचेगा. समझा? बाहर जाके 20 रुपये की बेचेगा या 17 रुपये की भी बेच देगा. तो कंज्यूमर का 3 रुपये का फायदा और इसका 4 रुपये का फायदा. सो दे हैड टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट अ रीसेलर. आर वी क्लियर? यस बेटा, पक्का? ओके. तो ये 4th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नो, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. नो, दे आर गिविंग लो प्राइजेस फॉर द कंज्यूमर्स. तो तुम्हें 1 क्रेट लेना है, 2 क्रेट लेना, ले लो. घर पे पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक फॉर दैट. बट व्हेन यू आर पिकिंग अप 10 क्रेट्स, इट्स नॉट फॉर हाउस. नो, 100 बॉटल्स. एंड छोटी छोटी नहीं थी, 1 लीटर वाली थी. छोटी होती तो फिर भी एक बात है. इट वॉज 100 बॉटल्स ऑफ 1 लीटर. आर वी क्लियर? यस. ओके. नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय योर सेल्फ. ओके. 2 मिनट्स बाद आप मुझे एक्सप्लेन करो. दिस इज बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला. बच्चा, हमने वो फॉर्मूला किया था ना, MR इज इक्वल्स टू AR E-1 अपॉन E. ये हमने किया था ना. मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी एवरेज रेवेन्यू माइनस द प्राइस इलास्टिसिटी एंड ऑल. ठीक है, तो ये वो है, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया. यस बेटा. एनीबडी? व्हाट इज हैपनिंग? वो क्या डिस्कस कर रहे, क्या बोलना चाहते हैं? The elasticity is more than the marginal revenue is more. Okay. Anybody else? ठीक है. ओके, फेयर इनफ. यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है एक्सप्लेनिंग वॉट एवर इज हैपनिंग. ठीक है, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट टू मी. क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, स्टेप बाय स्टेप मेरे को आंसर करो. ठीक है. इलास्टिसिटी कौन से मार्केट में ज़्यादा है? बी. इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसका मतलब क्या है? अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इट हैज एन इलास्टिसिटी ऑफ 5. बट द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. अगर प्राइस थोड़ा सा कम किया तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत बढ़ जाएगी. यस. तो उसने देखा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो ए से आ रहा है और जो बी से आ रहा है उसमें 9 रुपये का, हाँ 9 रुपये का फर्क है. ठीक है. वन इज कमिंग एट 24, अदर इज कमिंग एट 15. तो ही वॉज लाइक कि भाई द रेवेन्यू आई कैन मेक बाय सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट इन मार्केट बी. मतलब एक और प्रोडक्ट अगर मैंने मार्केट बी में बेचा तो मेरे को 24 रुपये मिल रहा है, ए में बेचा तो 15 रुपये मिल रहा है. तो मेरे को कहाँ बेचना चाहिए? बी. और ये कब तक करना चाहिए? जब तक दोनों के MR सेम नहीं आ जाते. जब तक दोनों के MR सेम नहीं आ जाते. ठीक है. क्यों बेटा? क्योंकि अगर डिमांड है और आप सप्लाई करते गए तो प्राइस विल इवेंचुअली कम डाउन. नो, यस, प्राइसेस विल हैव टू कम डाउन.
बट वो क्या बोल रहा है कि यार यश मैं यहाँ पे 1 रुपए से गिराऊंगा ना 1%, तो माई डिमांड विल इंक्रीज बाय 5%, और यहाँ पे 1 रुपये किया तो सिर्फ 2 से हो जाएगा, तो आई रादर डू एट 5, आई रादर डू एट 5। तो मैं काम करता हूं यहां से यहां पे डाइवर्ट करता हूं मेरा प्रोडक्शन। आर वी क्लियर? यस, ओके। सो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू डिस्पोज सरप्लस स्टॉक, टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। यस बेटू। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, टू सिक्योर इक्विटी थ्रू pricing, to secure equity through pricing, may take place for reasons such as differences in natures and type of people who buy the product, nature of locality the products are sold, differences in income level, size of the population, etc. It may be related to consumer surplus. Under the second degree price discrimination, different prices are charged. एक मिनट, ये देखो इसका MCQ आता है। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द मोनोपोली सेपरेट्स द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर and charges them in the price they're willing and able to pay, and thereby extract the entire consumer surplus. Doctors, loyal consultant charging different fees, prices decided under bid and offer system, auctions and through negotiations are example of first degree price discrimination. जैसे गवर्नमेंट कभी भी निकालती है ना ब्रिज बनाने के लिए, तो टेंडर निकालती है, वो बोलेगी L&T, JP इंफ्रा, तुम सब लोग टेंडर भेजो ना, तुम ये ब्रिज है ये चाहिए, कितने देर में बना के दोगे, कितने में बना के दोगे, भेजो, तुम भेजो, जो सबसे कम में जो सबसे अच्छे बना के देगा उसको मैं दे देगा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हाइपोथेटिकली, बट में रियलिटी तो तुम समझते हो, ठीक है। बट द पॉइंट इज ये बिडिंग होता है, ऑक्शन होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये जो है ये बॉटल 1100 की सदी में बनी थी, ठीक है, तुम सब 8 कलेक्टर्स हो, तो मैं बोलता हूँ आई एम स्टार्टिंग द बिड एट $1000, फिर तुम बोलोगे 1200, 1400, 1800, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस पूरा ले रहा हूँ। सर कैसे ले रहे हो? सपोज मिथिल इज रेडी टू गिव मी $5000 फॉर दिस, तो अप अंटिल द बिडिंग गोज टू $5000 ही स्टिल गेटिंग कंज्यूमर सरप्लस, इसलिए कि यार ये बॉटल के लिए मैं $5000 दे दूंगा। अब ये बॉटल चालू हो रही 1000 से, अप अंटिल 5000 उसको तो कंज्यूमर सरप्लस मिल ही रहा है ना। यस, आर वी क्लियर? यस बेटा। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री क्या होता है? डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज सोल्ड। मतलब ये ना आप होलसेल मार्केट में देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1000 क्वांटिटी परचेस करते हो तो 8 रुपए की, आप 10,000 लेते हो तो 7 रुपए की। यस, ये क्या है? ये क्या है? सेकेंड डिग्री। आर वी क्लियर? Yes, this is the second degree price discrimination. A family pack of soap or biscuit tend to cost less per kg than the smaller packs. Each consumer pays different price for consecutive purchases. For example, suppliers to service such as telephone, electricity, water sometimes charge higher price when the consumption exceeds a particular limit. आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ढंग से देखोगे ना तो आपको भी समझेगा कि अप टू सर्टेन यूनिट्स ये चार्ज होता है, अगर आपका यूनिट कंजम्पशन उससे ज़्यादा है तो डिफरेंट रेट चार्ज होता है। Okay. Under third degree price discrimination, price varies by attributes such as location or by consumer segment. Here they will divide the consumer into separate sub-markets and charge different prices in different sub-markets. Example, dumping, charging different prices for domestic and commercial uses, lower prices in railway for senior citizens, etc. Clear है बेटा? Yes. ये तीनों ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, ये तीनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नहीं बेटा, यहाँ पे कंज्यूमर पे किया जा रहा है, नॉट द मार्केट। सीनियर सिटीजन तो 50 रुपए, नॉर्मल सिटीजन तो 60 रुपए, सर्विस वही है, कंज्यूमर में डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये है मेरा सब मार्केट ए, ठीक है, ये मेरा सब मार्केट ए का इक्विलिब्रियम है। ओके, मिथेल, बस बेटा आधा घंटा और। यस बेटा, सब मार्केट बी में, सब मार्केट बी में आई हैव अनदर इक्विलिब्रियम, यस और नो? यस, बट आप यहां पे देखोगे ना तो ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, कैन यू सी दिस शेप? ये शेप दिख रहा है सबको? यस, ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इडियट, नहीं बेटा, व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये प्राइस तक ना आपका एक लीनियर कर्व जा रहा था, ठीक है, बट क्योंकि अब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मतलब आप सेम प्राइसेस पे कम ज्यादा बेच रहे हो, कम ज्यादा बेच रहे हो, ठीक है, एंड क्योंकि आपने मार्केट ए से चीजें उठा के मार्केट बी में डालने लगे हो, द क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड, द क्वांटिटी डिमांडेड हैज इंक्रीज्ड, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर रहा है, जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, एंड दिस बिकम्स माय एग्रीगेट डिमांड कर्व, दिस बिकम्स माय एग्रीगेट डिमांड कर्व। सिंपली बेटा देखो, ओवर हियर आप देख सकते हो मेरा P1 प्राइस चार्ज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो P2 प्राइस चार्ज हो रहा है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, यस, एंड द क्वांटिटी आप देखो DA एंड DB देखो, प्लीज लुक एट DA एंड DB, कौन सा ज्यादा फ्लैट है, कौन सा ज्यादा फ्लैट है? गुड, फ्लैट मतलब ये, स्टीप मतलब ये, ओके, सो DB इज फ्लैटर, यस, फ्लैटर कर्व कब होता है? इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा है, क्यों? विद लिटिल डिक्रीज इन प्राइस मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत इंक्रीज कर रहा है, वो बहुत इंक्रीज कर रहा है, तो नाउ बेटा आप देख सकते हो कि अगर मैं ये कर्व और ये कर्व को मर्ज करूं तो थोड़ा टेढ़ा ही कर्व बनेगा, थोड़ा टेढ़ा ही कर्व बनेगा, एंड दैट इज नथिंग बट माय एग्रीगेट डिमांड कर्व। ओके, आर वी क्लियर? ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस, कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है तो वी आर गोइंग टू सॉर्ट इट आउट, अदरवाइज दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली हम रीड कर लेंगे, बाकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज इट इज द सेम एज मोनोपोली, इट इज सेम एज मोनोपोली। इकोनॉमिक इफेक्ट्स अपन रीड कर लेंगे अभी, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी टू मच क्रैम नहीं करना है, बिकॉज ऑल दिस इज वेरी न्यू फॉर यू।